अब देखो, तो पहले तो अपन बात करें एनपीओ होता क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ रखा है ना, तब तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो ये चीज़ आपके लिए टफ हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या, 11th क्लास का आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, प्रीपेड क्या होते हैं, एक्सक्लूड क्या होते हैं, अनर्ट क्या होते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, सही मान रहा हूँ, वेरी गुड, मुझे उम्मीद थी आपसे, ठीक है, क्योंकि हम तो भूल आ गए सर। तो सारी चीज़ें हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। पहले तो बात करते हैं ये एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है। वो सारे बिजनेस जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सुविधाएं प्रदान करना, किसको, अपने मेंबर्स को, ठीक है। जिसमें अपन ज्यादातर क्वेश्चन जो सोल्व करने वाले हैं ना, वो किसके करेंगे, क्लब। कुछ क्लब होते हैं जिनमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो अपने मेंबर्स को सुविधाएं देते हैं। फॉर एग्जांपल अपन एक क्रिकेट क्लब को ले लेते हैं। एक क्रिकेट क्लब बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं। वो मेंबर्स वहाँ पर आते हैं, ठीक है, डेली रूटीन लाइफ से आ सकते हैं, या सप्ताह से आ सकते हैं, या महीने से आ सकते हैं। वो आते हैं, अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बदले उनसे शुल्क चार्ज किया जाता है, वो मंथली या वार्षिक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो शुल्क चार्ज करते हैं, इसके बदले में ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लब है, ये इनको क्या प्रदान कर रहा है, सुविधाएं प्रदान कर रहा है। एक प्लेग्राउंड दे रहा है कि आप यहाँ पर आ सकते हो, प्लेग्राउंड पे आकर खेल सकते हो। ये उन्हें क्रिकेट के लिए इक्विपमेंट दे रहा है, बैट बॉल वगैरह ये जो होते हैं। अरे तुमने, तो इस क्लब का मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इस क्लब का मेन उद्देश्य इसके जो भी मेंबर हैं, जो इससे जुड़े हुए, इनको ये क्या कर सके, सुविधाएं प्रदान कर सके। ऐसा ही कई आपने क्लब देखे होंगे, जिम के भी क्लब्स होते हैं जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वो क्या करता है, उन्हें एक्सरसाइज वगैरह करवाता है। तो ये एक तरीके से सुविधा हो गई। अब कई लोग इसमें मानते हैं कि नहीं सर, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वो माल बेचने का काम करता है क्या? माल जो बेचने वाले लोग होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, वो तो आ जाते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और जो लोग या तो पेशेवर होंगे, प्रोफेशनल लोग, या फिर जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, वो दोनों ही इसमें इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो आप इसके साथ ये भी पढ़ोगे, एंड प्रोफेशनल पर्सन, यानी कि जो पेशेवर व्यक्ति होंगे, उसके भी खाते इसी प्रकार से बनते हैं जैसे एनपीओ के बनते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझ गए कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं। ज्यादातर हम क्लब की बात करेंगे जिसके कुछ मेंबर्स होते हैं। अब अगर इसमें अपन इनकम के सोर्स की बात करें कि जैसे कोई क्लब है, उसमें इनकम के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, बताओ। सबसे बड़ा क्लब में इनकम का जो सोर्स होता है पैसे प्राप्ति का, वो होता है सब्सक्रिप्शन, चंदा। ये हर साल अपने मेंबर से चंदा लेते हैं, जो फिक्स फीस मान सकते हो आप। हर एक आदमी 1000 रुपये देगा पर एनम, यानी पूरे एक साल की कितने रुपये देगा, 1000 रुपये। अब वो पूरे साल आ सकता है क्लब के अंदर। जो भी क्लब उनको सर्विसेज दे रहा है, उनका लाभ वो उठा सकता है, ठीक है। तो एक वार्षिक जो फीस होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, हिंदी में इसे बोला जाता है चंदा। दूसरी इनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है एंट्रेंस फीस। जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस लगती है, वैसे ही अगर इन क्लब में आपको एडमिशन चाहिए तो क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन है। चंदा तो हर लेंगे, लेकिन प्रवेश पर एक अलग से फीस भी आपसे चार्ज की जाती है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं अपन प्रवेश शुल्क। इन क्लब का और इनकम के सोर्स क्या हो सकते हैं, एक इनके पास इनकम का बड़ा सोर्स होता है डोनेशन या चैरिटी। कई बार कई लोग देखते हैं कि जो क्लब है अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छी है ना, तो कई लोग इनको दान में पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दान मान सकते हो, चंदे को अलग रखना। चंदा सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब हर साल लिया जाएगा। दान जो है वो कोई भी दे सकता है। क्लब का मेंबर कभी अपने क्लब को दान दे सकता है। बाहर के जो लोग हैं, आउटसाइडर पार्टी, उनको अगर ऐसा लगे कि अच्छा काम करे, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, ठीक है। तो दान इनकी इनकम का फिर सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है। एक इनकी इनकम का सोर्स होता है लेगेसी। सुना है कहीं वर्ड, हिंदी में विरासत। कई लोग ऐसा होता है जो अपनी संपत्तियां मरते वक्त या मरने से पहले क्लब के नाम कर जाते हैं, ठीक है। अगर उनको लेके अच्छा काम कर रहे हो, अपनी पूरी संपत्ति क्या कर देते हैं, इनके नाम कर देते हैं। जो भी उनके पास पैसा होता है सब इनके नाम कर देते हैं। तो ये भी इनके पास इनकम का एक बड़ा सोर्स होता है। गिफ्ट और लेगेसी सब इसमें आ गया। लेगेसीज में गिफ्ट भी आ गया, ये लो मुफ्त में जो चीज मिलती है ना। इसके अलावा जो भी हमारे सोर्स होते हैं, सब छोटे मोटे सोर्स और हो सकते हैं। जैसे हमने न्यूज़पेपर बेच दिए, सेल ऑफ न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर बेचने से जो हमें पैसे प्राप्त हुए वो आ जाएंगे। इनकम की बात की जा रही, कई बार बच्चे कहते हैं सर सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेचने पर जो पैसा आता है क्या वो इनकम होती है? इनकम का मतलब होता है कमाई, जो आपने कमाया है वो तो आपने बेचने से प्राप्त किया, तो बेचने से जो प्राप्त होता है वो आपकी इनकम नहीं होगी, और बेचने से भी क्या, संपत्ति बेचने से। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं। तो फिलहाल अपन बेसिक से पॉइंट की बात करें कि इनकी इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, मैगजीन पे आ सकता है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ये सेल कर सकते हैं। एक अब बात करें इसके एक्सपेंस में क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं एक्सपेंडिचर में। जैसे एक सामान्य बिजनेस चलता है ना, जो प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस होता है, वो क्या क्या खर्चे करता है, वही सारे खर्चे ये भी करते हैं। सामान्य बिजनेस जो होता है उसमें एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, उन्हें सैलरी पे करते हैं। एनपीओ में भी, क्लब में भी क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सॉरी एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें क्या पे की जाती है, सैलरी। तो सैलरी हो सकती है जो हम पे करेंगे। इसके अंदर यस, इनके पास कोई बिल्डिंग हो सकती है जो इन्होंने किराए पर ले रखी है, उसका किराया चुकाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ सकते हैं, बिजली का बिल। और इन्होंने पैसा ले रखा हो सकता है लोन, जिसके ऊपर ये ब्याज चुका सकते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, नहीं नॉर्मल खर्चे जो होते हैं। ठीक है, एक इसके खर्चे में आता है वर्ड ऑनरेरियम, हिंदी में मानदेय। स्पेशली क्लासेस लगाई थी इनकी तो मैंने, क्या था मानदेय, किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने पर जो खर्चा आता है, माला वाला पहना दी, चाय नाश्ता करा दिया, है ना, कई बार वो फीस भी चार्ज कर लेता है, तो वो जो भी चीजें होती है वो सब किस में आता है, ऑनरेरियम में। और क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं बताओ, रिपेयरिंग वगैरह, प्लेग्राउंड है आपके पास में, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस हो सकता है। तो जो भी नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में, वो इनके भी सारे एक्सपेंस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ही आएगा। एसेट्स बेचने पर पैसे नहीं आएंगे, लेकिन एसेट्स बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आपकी इनकम मानी जाती है। अब देखो, अब इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को क्या आता है। ठीक है, मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा कंफर्मेशन भी कर लूँ हाँ कि रियल में कुछ आता भी है कि नहीं। ये पूरा चैप्टर देखो आपके 11th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। आपने 11th क्लास में जो चैप्टर किया था, 12th में आपने एमसीक्यू वापस भी किया, 12th में जब किया तब भी मैंने समझाया था 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, याद है, अंतिम खाते, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वहां पर कुछ एडजस्टमेंट करते थे अपन, तो वो एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए। एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन बताएगा? टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। वेरी गुड। और कोई? खर्चे कितने प्रकार के होते हैं? खर्चे होते हैं फर्स्ट रिवेन्यू टाइप के, आयगत और दूसरा कैपिटलाइज, पूंजीगत। तो दो प्रकार के खर्चे होते हैं हमारे पास में, एक तो रिवेन्यू आयगत खर्चे और दूसरा पूंजीगत खर्चे। आयगत खर्चों को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आया समझ में? रेवेन्यू टाइप के खर्चे होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस चैप्टर के लिए आपको इनका कोई रोल नहीं रखना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रिवेन्यू टाइप का खर्चा है कि कैपिटल टाइप का। ठीक है, तो इसको फिलहाल अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिवेन्यू टाइप के खर्चे कौन से होते हैं, कैपिटल टाइप के खर्चे कौन से होते हैं। मैंने एक मशीन खरीदी, खर्चा है क्या? खर्चा है, लेकिन वो कौन सा खर्चा है? वो एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए होगा। मैंने मशीन खरीदी, 1 साल से ज्यादा के लिए यूज में आएगी, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। मैंने फर्नीचर खरीदा, 3 साल या 4 साल के लिए यूज में आएगा। समझ पा रहे हो? तो देखो, हम एसेट खरीदते ना, खर्चा तो वो भी होता है, लेकिन उस खर्चे को अपन नाम देते हैं कैपिटलाइज एक्सपेंस। ठीक है, इसलिए उसे हम खर्चा नहीं बोल के क्या बोलते थे, खर्चा नहीं, ये एसेट है, वास्तव में है तो वो भी एक्सपेंस ही। ठीक है, तो हमने कहा रिवेन्यू टाइप के खर्चे कौन से होते हैं? वो खर्चे रिवेन्यू टाइप के खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट, जिनका फायदा व्यवसाय को 12 महीने के अंदर अंदर मिलता है, 12 मंथ के अंदर अंदर, यानी बिटवीन 12 मंथ, बिटवीन
12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंस। और जिनका बेनिफिट बिजनेस को 12 महीने से ज्यादा के लिए हो, जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स हो, वो सारे एक्सपेंस कौन से होते हैं? कैपिटलाइज। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो आता है एसेट्स का। जो भी हम एसेट खरीदते हैं, फर्नीचर, मशीन, ये है तो एक तरीके का खर्चा, लेकिन इसका बेनिफिट जो है आपको 4 या 5 साल तक मिलेगा। 4-5 साल तक लगातार वो एसेट चलेगी। समझ पा रहे हो? हाँ, गुडविल भी आती है इसके अंदर अगर आप खरीदो तो। ठीक है, रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंस वो एक्सपेंस हो गए जो जिनका बेनिफिट 12 महीने के अंदर अंदर होता है, प्लस वो एक्सपेंस जो बिजनेस की सामान्य गतिविधियों में किए जाते हैं। सामान्य गतिविधियों में जो एक्सपेंस किए जाते हैं, जो लगातार आधार पर या आवधिक आधार पर। क्या होता है आवधिक? आवधिक आधार पर, यानी कि हर महीने पे करो या हर 3-3 महीने से पे करो या हर 6-6 महीने से पे करो। जैसे बताओ, सैलरी कब पे करते हैं? हर महीने। बिजली का बिल हर महीने या हर 2 महीने से। पानी का बिल हर महीने। समझ पा रहे हो? तो वो सारे खर्चे जो आप या तो आवधिक आधार पर या फिर व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों में करते हो, यानी बिजनेस को सामान्य गतिविधि से चलाने के लिए या बिजनेस को रनिंग करने के लिए अपन जो खर्चे करते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? रेवेन्यू टाइप के खर्चे होते हैं। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर बिल, रेंट, है ना, इंटरेस्ट, ये सब क्या है? ये सारे वो खर्चे जिससे मैं करूंगा तो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैं चला सकता हूँ। ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए नहीं, व्यवसाय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। मैं मशीन क्यों खरीदता हूँ? ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा सकूं। तो देखो, ये खर्चे बिजनेस की कार्य क्षमता को मेंटेन रखने के लिए होते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। जबकि ये बिजनेस की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखते रहो। तो ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो कौन से होते हैं? कैपिटलाइज। और ये कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए जो खर्चे होते हैं, कार्य क्षमता को बनाए रखने का खर्चा, वो सारे कौन से होते हैं? रेवेन्यू। तो जितने भी हम पढ़ते हैं ना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे कौन से एक्सपेंस होते हैं? मैं बिजनेस को नॉर्मली चलाने के लिए करता हूँ, बिजनेस को सामान्य रूप से चला सकूं। ठीक है, यहाँ तक एक बार उतारो। इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास में, उदाहरण अगर देखें। बताओ क्या क्या हो जाएगा? सैलरी पे करी हमने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, रेंट, किराया दिया और ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट। ठीक है, ऑनरेरियम, इस चैप्टर की अगर बात करें तो साथ साथ में आ जाएगा। अच्छा, न्यूज़पेपर खरीदे, खर्चा है कि कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू की कैपिटलाइज? रेवेन्यू। न्यूज़पेपर खरीदना सामान्य गतिविधि होती है हमारी। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो बताओ क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ फर्नीचर। एक काम करता हूँ, इसको सीधा लिखते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सीधा आगे इसमें। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदे हमने। बताओ, इन्वेस्टमेंट हम कितने टाइम के लिए खरीदते हैं? मोर देन 1 ईयर, कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा वहां पर इन्वेस्ट रखेंगे। वो सारे एक्सपेंस हमारे पास कैपिटलाइज। एडवर्टाइजमेंट सामान्य एक्सपेंस है, रेवेन्यू में जाएगा। 1 साल के लिए माना जाता है। और वो आवाज नहीं। अब देखो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। एक्सपेंस तो हमने पढ़ ली कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करें कि ये जो एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कितने अकाउंट्स बनाते हैं। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसका रोल वहां पर होगा। ठीक है, एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टोटली 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, तो ये क्या क्या डेटा मेंटेन रखते हैं? ये जो डेटा मेंटेन रखते हैं उसमें सबसे पहले बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक
इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्राप्ति व भुगतान खाता। भुगतान खाता। दूसरा खाली एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम कह सकते हैं आय व्यय खाता। आय व्यय खाता। तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, चिट्ठा बोल सकते हो या चिट्ठी नहीं, निगम है, स्थिति विवरण। हमेशा मेल फीमेल ही थोड़ी होता है, यहाँ तक छापो। अब देखो, बात करते हैं अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो पहले तो इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, ठीक है? लिखना कोई मत, पहले सिर्फ ध्यान इधर दो। हम ये जो 3 अकाउंट बनाते हैं ना, अब इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक बेस जो है ना, वो यहीं से निकल के आने वाला हमारे पास में। सबसे फर्स्ट हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये अकाउंट बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। याद है दादाजी वाला रोल 12th में? ये सिर्फ इतनी सी बात करता है, क्या बोलता है? कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, बस मुझे ये बताओ। चाहे सोर्स कुछ भी हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, वो इनकम हो, वो एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ क्या कहेगा? पैसा आया तो डेबिट में लिखते जाओ, पैसा गया तो क्रेडिट में लिखते जाओ। यानी कि इसको मतलब नहीं होता है कि वो रिवेन्यू टाइप की आइटम है या कैपिटल टाइप की। कह सकता हूँ रिवेन्यू है तो भी आएगा, कैपिटल है तो भी आएगा, ठीक है? यानी कि इसके अंदर एक्सपेंस भी आते हैं, इसमें इनकम भी आती है, इसमें एसेट खरीदी तो भी आएगा, क्योंकि एसेट खरीदेंगे या बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा। ये इसको कहता है पैसा आया गया तो लिखो, चाहे वो एसेट्स हो या एक्सपेंस हो, ठीक है? ये कहता है अगर आपने लाइबिलिटीज का पेमेंट किया तो भी आपको यहाँ पर लिखना है पैसा आया या गया। बताओ, मैंने लोन लिया, पैसा आया कि गया? आया। लोन क्या है? लाइबिलिटी। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है लाइबिलिटी हो या कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो इतना बताओ पैसा आया क्या? मैंने कहा यस, बोला लिख दो। क्लियर? यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सारी चीजें आती है, सिर्फ हमें क्या देखना है? पैसा आया या गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्सपेंस भी आते हैं, इनकम भी आते हैं, एसेट्स भी आते हैं और लाइबिलिटीज भी आते हैं। अब फर्दर अपने को यहाँ से कुछ चीजें अलग करनी पड़ती है। मुझे यहाँ से उठा के ये एक्सपेंस और इनकम जो है ये एक अकाउंट में डालना पड़ता है, जिसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? तो अगर आपने साल के दौरान एक्सपेंस किए या अगर आपको इनकम प्राप्त हुई तो वो सारी चीजें इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठानी है मुझे, और कहीं कुछ नहीं देखना। यहाँ से उठा के मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना है, ठीक है? और फिर मुझे यहाँ से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को उठाना है और उसे उठा के ट्रांसफर कर देना है बैलेंस शीट। सर ये तो बहुत इजी है, सीधा देखो एक्सपेंस है तो यहाँ डालो, इनकम है तो यहाँ डालो, हो गया। नहीं हुआ। ये जब आप यहाँ से उठा के यहाँ डालोगे तो इसके बीच में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, समायोजन, जो इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है? और जब यहाँ से भी आप एसेट्स को यहाँ लेके जाओगे तो हमें इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ता है। क्लियर? तो इस पूरे चैप्टर में आपको समझना यही है कि ये एडजस्टमेंट अपने को कैसे करने। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, और यही वो पार्ट है जो आप 11th क्लास में और 12th क्लास में सीखते हो। 11th में इसका बेसिक सीखते हो, 12th में आके इसके जैसा चैप्टर करते हो, फिर भी हमें कुछ नहीं आता जब हम फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमें आप सीखनी है। क्लियर? तो अब आपको एज इट इज बनाना डायग्राम, और अब हम स्टार्टिंग जो करेंगे ना वो स्टार्टिंग करने वाले एडजस्टमेंट से, कि एडजस्टमेंट क्या होता है। बट उससे पहले अपन एक छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? फटाफट इसको उतार लो। अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आपको बनाना एक फॉर्मेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो साइड होगी हमारे पास में। एक साइड कौन सी होती है? रिसिप्ट, और दूसरी साइड कौन सी होती है? पेमेंट। देखो सिंपल, आपने कैश बुक बनाई है, कैश का अकाउंट बनाया ना, ये वही है। इसको सिर्फ इससे मतलब है कि पैसा आया तो इसके डेबिट में लिखते जाओ, पैसा गया तो इसके क्रेडिट में लिखते जाओ। तो ये साइड जो होती है डेबिट वाली, ये पूरी कौन सी साइड होती है? रिसिप्ट साइड। और ये होती है हमारे पास पेमेंट साइड। तो इधर हम लिखते हैं सारी रिसिप्ट डेबिट में, और यहाँ हम क्रेडिट में लिखते हैं सारे पेमेंट।
पेमेंट। इसकी स्टार्टिंग जो होती है, शुरुआत वो होती है इसके ओपनिंग बैलेंस से। हम हमेशा ये जो बना रहे हैं ना रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, कब बनाते हैं? साल के एंड में, जब पूरा साल खत्म हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे इस एनपीओ में भी हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस में गए। यहाँ पर प्रॉफिट की जगह अपन वर्ड यूज में लेने वाला सरप्लस, क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसलिए प्रॉफिट को वर्ड यूज में लेते हैं क्या? सरप्लस। और अगर इन्होंने लॉस अर्न किया या लॉस में गए तो इस केस में अपन इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, तो फिलहाल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये कैश का अकाउंट है जो बताएगा साल के ओपनिंग में आपके पास कितना बैलेंस पड़ा था। ठीक है, जिसे हम स्टार्टिंग करेंगे टू बैलेंस बीडी से। इसमें ओपनिंग में कैश और बैंक दोनों का बैलेंस लिख दो सबसे पहले कि हमारे पास ओपनिंग में कितनी कैश पड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपके पास पैसा आता है, रिसिप्ट होती है, वो सारी की सारी डेबिट में लिखी जाती है। पहले मैं इनकम की बात करूं तो इनकम में हमारे पास में कितने सोर्स होते हैं? टू। सबसे पहले इनकम का सोर्स क्या बताया था? सब्सक्रिप्शन। एनपीओ की बात कर रहे हैं, पैसा प्राप्त हुआ, सब्सक्रिप्शन मिला, डेबिट में लिखो, क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन।